Assalamualaikum, welcome back with another very interesting video on a very important topic which is money laundering. This is from section number 4 of criminology. तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग अ रीजन ऑफ इलीगली अर्नड मनी बाय इंटीग्रेटिंग इट इन द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. तो ऐसा प्रोसेस जिससे कि आपने कोई इलीगली मनी को अर्न किया है उसको आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह इंटीग्रेट कर दें कि ये जाहिर हो कि ये मनी जो है इट इज़ लीगल और उसका जो ओरिजिन है वो कंसील हो जाता है, वो छुप जाता है कि ये आखिर किस ओरिजिन से इसको अर्न किया गया है. अब हम लोग यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलीगली गेन्ड प्रोसीड्स अपीयर लीगल. तो इलीगली जो भी आपने गेन किया है उसको अगर आप लीगल जाहिर करते हैं, दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ऑनशोर कंपनीज और एक ऑफशोर कंपनीज. ऑनशोर कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी भी नेटिव ने अपने ही कंट्री में खोली होती है और उसके ऊपर वो टैक्स भी पे करता है, जबकि ऑफशोर कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी भी इंसान ने अपनी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किसी दूसरी कंट्री में उनको इस्टेब्लिश किया होता है और उसके ऊपर वो टैक्स पे नहीं करता. इसको कहते हैं ऑफशोर कंपनी. अब उसके बाद मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग का आपको सही से पता चल जाएगा कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग है क्या. अब कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस, बट वो उस पैसे से क्या करता है, अब प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम पे. फिर उस प्रॉपर्टी को अपने ही किसी बच्चे के उस रिश्तेदार के ज़रिए उस प्रॉपर्टी को अपने किसी बच्चे को एज अ गिफ्ट दिलवा देता है. ऐसा जाहिर करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे इस रिलेटिव ने मेरे बच्चे को गिफ्ट किया है. तो अब वो उस प्रॉपर्टी को अपने एसेट्स में शो कर सकता है. तो इसको बोला जाएगा कि ये इसने मनी लॉन्ड्रिंग किया. जो उसने इलीगली करप्ट प्रैक्टिस से पैसा अर्न किया था उसको उसने अब उसे अपने लीगल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है. दूसरी एग्जाम्पल हम एक पब्लिक सर्वेंट की लेते हैं जो कि कमीशन वगैरह लेता है किसी भी प्रोजेक्ट में, और एट द सेम टाइम वो अब एक बंदे को वो अप्रोच करता है जिसकी क्या लॉटरी निकली हुई है, लॉटरी या फिर जिसको कि हम लोग प्राइस बॉन्ड कहते हैं. उसका किसी का प्राइस बॉन्ड निकला हुआ है जिसका फर्स्ट प्राइस वाला जानते हैं ना कि वो करोड़ों में होता है. तो किसी का अगर प्राइस बॉन्ड निकला है वो उसको अप्रोच करेगा और उसको पैसे दे देगा उस प्राइस बॉन्ड के, और वो प्राइस बॉन्ड जो है वो अपने नाम पे कर लेगा. अब वो ऐसे शो करेगा कि जैसे वो प्राइस बॉन्ड उसका निकला है. अब वो जो पैसा है वो जाहिर हो जाएगा कि ये पैसा तो इसको प्राइस बॉन्ड से मिला है. तो इस तरह जो उसने इलीगली पैसा अर्न किया था उसको उसने लीगल शो कर दिया है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहली है प्लेसमेंट, दूसरी है लेयरिंग और तीसरी है इंटीग्रेशन. First one is placement. What is placement? In this stage, the money earned through illegal means is entered into the financial banking system through various tools and tactics. It may include making small deposits into the banking system. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड क्रूशियल स्टेप. अब प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो भी आपने इलीगली पैसा इकट्ठा किया हुआ है उसको आप छोटे छोटे डिपॉजिट्स के थ्रू अपने बैंक में डिपॉजिट करते जाते हैं. सेकंड में क्या होता है लेयरिंग. द मनी एंटर्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस टू हाइड इट्स ओरिजिन. अब ये जो आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, अब इसकी आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एक के नाम से दूसरे के नाम पे, ताकि उसका जो ओरिजिन है वो हाइड हो जाए कि ये पैसा सबसे पहले किसने डिपॉजिट कराया था. दीज ट्रांजैक्शंस आर मेड टू अपीयर एज लेजिटिमेट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. इन ट्रांजैक्शंस को ऐसे अपीयर किया जाता है जैसे कि ये लेजिटिमेट कानूनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, इनमें कुछ भी इलीगल नहीं है. थर्ड पे आता है इंटीग्रेशन. इट इज़ द लास्ट स्टेज. ये लास्ट स्टेज होती है वेयर इन द लेयर्ड मनी, जो आपने मनी को लेयर कर दिया हुआ है, इट गोज बैक टू द मनी लॉन्ड्रर. ये वापस उसके पास जाएगी जिसने कि इसे डिपॉजिट कराया था, जो कि मनी लॉन्ड्रर है, हु नाउ डिक्लेयर्स इट एज लीगली मनी, जो अब इसको जाहिर करेगा कि ये लीगल मनी है. अब इसके मेथड्स क्या हैं? इसके मेथड्स में आते हैं इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें कि सबसे पहले आ सकता है स्ट्रक्चरिंग, और जिसे कि स्मर्फिंग भी बोला जाता है. स्ट्रक्चरिंग और स्मर्फिंग में क्या होता है, अ लार्जर सम ऑफ मनी इज ब्रोकन इनटू स्मॉल अमाउंट फॉर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सो एज टू इवेड द रिस्क ऑफ बीइंग एप्रीहेंडेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज और नॉट टू कैच अटेंशन. स्ट्रक्चरिंग और स्मर्फिंग में क्या होता है कि जो बहुत बड़ी अमाउंट होती है पैसे की उसको आप छोटा छोटा करके या तो खर्च करेंगे या उसको थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट कराएंगे, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ जमा करवा देंगे किसी बैंक में या उसका कुछ खरीदेंगे तो फिर वो अटेंशन ग्रैब करेगा. तो अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके स्पेंड करेंगे तो फिर वो किसी की अटेंशन कैच नहीं करेगा. उसके बाद दूसरा आता है कैसीनोस. द मनी एक्यूमुलेटेड थ्रू करप्ट मींस इज शोन टू हैव बीन अर्नड इन गैम्बलिंग. अब पाकिस्तान के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में गैम्बलिंग इज़ बैन. तो जिन कंट्रीज़ में गैम्बलिंग इज़ लीगल तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो पैसे जो इलीगली अर्न मनी होती है उसको ऐसे जाहिर करते हैं कि इन्होंने गैम्बलिंग में जीता हुआ है. तो फिर आती है क्रिप्टो करेंसीज. अब क्रिप्टो करेंसीज का जो है इनके लिए कोई भी गवर्नमेंटल रेगुलेशंस नहीं है, तो इस तरह भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जाहिर कर सकते हैं कि हमने क्रिप्टो करेंसी में अर्न किया हुआ है. फिर आती है बेनामी ट्रांजैक्शंस. अब बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती है कि इलीगली अर्न जो मनी है उसके उस पैसों से किसी इंसान के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर ली जाती है, हु इज़ नॉट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं होता, अपने किसी मुलाजिम के नाम या किसी रिश्तेदार के नाम पे. इसके खिलाफ जो है पाकिस्तान में एक एक्ट भी है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 की. अगर कोई इस तरह पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलेगी. उसके बाद है ऑल्टरनेट रेमिटेंस सिस्टम. इसमें हुंडी और हवाला आता है. हुंडी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान सऊदी अरब में है और उसने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, अब वो क्या करेगा वहाँ पे किसी इंसान को, अब वो बैंक के जरिए नहीं भेजना चाहता तो वो क्या करेगा कि वो किसी इंसान को पैसे वहाँ पे दे देगा. अगर उसने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए भेजे हैं तो उसने वहाँ पे 5 लाख रुपए किसी को दे दिए. अब वो पैसे जिसने ले लिए हैं वो यहाँ पे अपने किसी और दोस्त या रिश्तेदार को बोलेगा तो वो यहाँ पर कैश मनी यहाँ पे दे देगा. तो अब वो पैसा जो है वो बैंकिंग के जरिए नहीं आया तो उसका किसी को पता भी नहीं चलेगा. इसको बोला जाता है हुंडी और हवाला. इस पैसे का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं होता. अब बल्क कैश स्मगलिंग. बल्क कैश स्मगलिंग क्या होता है,
यू हाइड मनी फिजिकली विद योर बॉडी, टेक इट अब्रॉड एंड इन्वेस्ट इट इन ऑफशोर कंपनीज। आप पैसा अपनी बॉडी पे छुपा के ले गए हैं किसी तरह से कहीं भी, और आपने उसको बाहर जाके इन्वेस्ट कर दिया। फिर आता है कैश इंटेंसिव बिजनेस। कैश इंटेंसिव बिजनेस क्या होता है? अ कंपनी या कोई भी मिल इज परचेज फ्रॉम इलीगल मनी। कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश कर ली अब इलीगल मनी से, विच गिव्स हाई प्रॉफिट, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है, एंड शो नेक्स्ट करप्शन मनी एज हैव अर्न फ्रॉम बिजनेस। और फिर आप अपना जो पैसा है जो कि आपने करप्शन से अर्न किया हुआ है उसको आप ऐसे शो करते हैं कि जैसे कि इस बिजनेस का प्रॉफिट है ये। उसके बाद इसमें एक और मेथड है जिसको बोला जाता है ब्लैक सैलरीज। ब्लैक सैलरीज में क्या होता है? यू स्टैब्लिश अ कंपनी, आपने कोई भी कंपनी स्टैब्लिश की, हायर एम्प्लॉयज हायर किए, बट शो ओनली सम ऑफ देम ऑन पेपर्स। लेकिन पेपर्स में आप उनमें से कुछ को जाहिर करते हैं एंड रेस्ट नॉट, और बाकियों को जाहिर नहीं करते। पे देम विद ब्लैक मनी, अपना जो काला पैसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आपने पैसा कमाया हुआ है उससे आप उनकी सैलरीज को पे करते हैं। योर बिजनेस शो प्रॉफिट, और आपका जो बिजनेस है वो इस तरह शो करता है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कम वर्कर्स के साथ ही। फिर राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है? यू सेंड द मनी अब्रॉड, आपने पैसा बाहर भेजा, नाउ यू नीड मनी। अब जब आपको पैसे की जरूरत है, द पर्सन सेंड इट बैक हियर, तो वो जिस इंसान को आपने पैसा भेजा था वो वापस पैसा भेजेगा, लेकिन उसको शो ऐसे करेगा कि जैसे कि वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एफडीआई, एफडीआई बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि वो बाहर से आपको इन्वेस्टमेंट भेज रहा है, इसको बोला जाता है राउंड ट्रिपिंग। बैंक कैप्चर। बैंक कैप्चर क्या होता है? बाइंग मेजर और कंट्रोलिंग शेयर इन बैंक। आप किसी भी बैंक के जो मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं, उसके जो ज़्यादातर शेयर होते हैं वो आप खरीद लेते हैं। देन यूज़ बैंक टू हाइड इलीगल मनी, फिर आप बैंक को यूज़ करते हैं इलीगल मनी को हाइड करने के लिए, इसको बोला जाता है बैंक कैप्चर। लास्ट में एक आता है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेथड, ज़्यादातर पकड़ा भी नहीं जाता। इसमें क्या होता है कि जो इल गोटन मनी, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, उसको आप क्या करते हैं? इस ट्रांसफर बाय डिस्गाइजिंग इट एज एन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। आप उसको ऐसे जाहिर करते हैं कि या तो आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, जैसे कि किसी आर्ट वर्क में, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो ओवर प्राइस, ज़्यादा कीमत की शो करते हैं। वो कम कीमत की होती है लेकिन आप ऐसे शो करते हैं कि आपने ये ज़्यादा कीमत में बेच दिया। उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान, उसमें आता है द मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान इज डेल्ट अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। अब इसकी पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year। इसकी सजा जो है वो 1 साल से कम नहीं हो सकती, बट may extend to 10 years, जबकि 10 साल तक जा सकती है। 1 साल से 10 साल के दरमियान इसकी सजा होगी। एंड shall also be liable to fine, और इसका फाइन भी होगा which may extend to 1 million rupees, जो कि 1 मिलियन 10 लाख रुपए तक हो सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब और जो उस इंसान की प्रॉपर्टी होगी उसको भी आप जब्त कर सकते हैं, या फिर जितना उसने पैसा करप्शन में कमाया है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, उतने पैसे की उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। उसके बाद है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट CTR क्या होता है? इट इज़ अ रिपोर्ट विच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू FMU। FMU बोला जाता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। तो जितनी भी कोई ट्रांजैक्शन होगी जो कि 2 मिलियन रुपीज़, 2 मिलियन मतलब 20 लाख तक या इससे ज़्यादा की जितनी भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा कोई भी इंसान बैंक से, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो CTR कहलाएगी, और वो हर बैंक को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आता है कंट्रीज़ विच आर प्लेस्ड एट हायर रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो हायर रिस्क कंट्रीज़ में आती हैं इथियोपिया, पाकिस्तान, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, ट्रिनिदाद एंड टोबागो, टूनीसिया और यमन। ना व्हाट आर द फ्लोज इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कंसर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान। अब वो कौन से फ्लोज है हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हो रही है? सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू FMU, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो कि इसको मॉनिटर करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, उनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। उसके बाद लैक ऑफ ओवरसाइट अपॉन डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, जो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशंस हैं उनके ऊपर ओवरसाइट नहीं है, उनको सही से उनकी जांच पड़ताल नहीं है, उनका कोई सही से पेपर वर्क नहीं होता, उनका रिकॉर्ड नहीं होता। नॉन एक्सरसाइज ऑफ इफेक्टिव ओवरसाइट बाय NEC एंड GC। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। According to news report, the size of informal economy in Pakistan has been estimated at 56% of the national GDP। जितनी भी undocumented economy है पाकिस्तान की, it is estimated to be 56% of the national GDP। फिर है lack of expertise in investigation में जो experts हैं उनकी कमी है। वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है हमारा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड अदर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसीलिए तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्ली बार्गेन। अब जिसने जितना पैसा करप्शन के जरिए कमाया होता है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, वो प्ली बार्गेन करता है, उसका कुछ हिस्सा देता है और आराम से बरी हो जाता है। तो ये डेटरेंस इसमें नहीं है, लोग इससे डरते नहीं हैं, तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग को काबू नहीं किया जा रहा। नाउ व्हाट आर द थेरीज दैट आर एप्लीकेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग पे कौन कौन सी थेरीज एप्लीकेबल हो सकती हैं? सबसे पहले आती है स्ट्रेन थेरी। स्ट्रेन थेरी कैसे कि स्ट्रेन, हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन मींस प्रेशर, तो सोसाइटी का प्रेशर होता है इसमें। सोसाइटी पुट्स प्रेशर ऑन यू टू अचीव समथिंग लाइक करियर और मनी, बट यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट थिंग, सो यू फाइंड ऑल्टरनेट वे टू अचीव दैट थिंग सच दैट अर्न मनी। अब सोसाइटी आप इतना प्रेशर डालती है कि उसकी इज्जत की जाती है जिसके पास पैसा होता है, तो उस प्रेशर से निपटने के लिए फिर इंसान जो कि सीधे तरीके से पैसा उतना नहीं कमा सकता, वो फिर इस तरह के काम करके पैसा कमाता है। उसके बाद सोशल लर्निंग थेरी। इसमें क्या होता है? कंपनी ऑफ योर्स इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। आपकी जो कंपनी है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उनको देख के फिर आप भी मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं जेंडर एंड क्राइम। अब हमारा अगला टॉपिक है जेंडर एंड क्राइम। जेंडर बेस्ड वॉयलेंस। तो जेंडर बेस्ड वॉयलेंस किसको बोला जाता है? इट रेफर्स टू हार्मफुल एक्ट्स डायरेक्टेड एट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। किसी भी इंसान पे उस पर कोई जुल्म या कोई तशद्दुद करना ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर जेंडर, उसकी जेंडर की बेस पे। इट इज़ रूटेड इन जेंडर इनइक्वालिटी, द अब्यूज ऑफ पावर एंड हार्मफुल नॉर्म्स। ये डेफिनेशन है UNHCR की, यूनाइटेड नेशंस की।
उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। तो टाइप्स ऑफ जेंडर बेस्ड क्राइम कौन से हैं? इसमें रेप आ जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड प्रेगनेंसी, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, जेनिटल म्यूटिलेशन, ट्रांसजेंडर वायलेंस, ऑब्स्टेरिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, डाउरी, इन्फेक्टिसाइड्स, फोर्स मैरिजेस। इन्फेक्टिसाइड्स का होता है कोई भी न्यू बॉर्न गर्ल्स को जो है वो मार दिया जाता है या फिर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। और जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है कि अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हुई है तो उसका ऑपरेट करा के उसको लड़का बना दिया जाता है। आजकल ये केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल लेवल पे इसके कॉजेज। उसमें बायोलॉजिकल एंड पर्सनल हिस्ट्री फैक्टर्स आ जाते हैं। किसी का कोई बायोलॉजिकल इशू है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, किसी इंसान के पास एजुकेशन की कमी है, लो इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस से तंग आके फिर अपनी बीवी को मारेगा। एक्सपोजर मतलब देखा जाता है ना कि जिनके हालात ज़रा तंग होते हैं वो फिर अपने उस हालात का जिम्मेदार अपनी बीवी को ठहराते हैं, फिर उसको मारते हैं। एक्सपोजर टू अब्यूज़ और पेरेंटल वायलेंस एज अ चाइल्ड, वीक एविडेंस फॉर रिलेशनशिप बिटवीन वायलेंस एंड अल्कोहल, पर्सनल परसेप्शन ऑफ वायलेंस। उसके बाद रिलेशनशिप लेवल पे जो कॉजेज हैं उसमें आ जाता है मैन विद मल्टीपल पार्टनर्स। अब अगर एक इंसान है उसका मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अफेयर चल रहा है तो वो फिर इस तरह की हरकतें करता है। सच मैन आर मोर डेंजरस एंड कैन ऑल्सो कॉज STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो इट इज़ फिजिकल हेल्थ अब्यूज टू योर स्पाउस। तो अगर आप किसी को सेक्शुअली हरास कर रहे हैं और आप उसमें सेक्शुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं डिजीजेस को, तो इट इज़ फिजिकल और हेल्थ अब्यूज टू योर स्पाउस। पार्टनरशिप विद लो मैरिटल सेटिस्फैक्शन, फैमिली रिस्पॉन्स दैट ब्लेम द वुमेन फॉर अ फेलिंग रिलेशनशिप। अब फैमिलीज में अगर कोई रिलेशनशिप कोई तलाक वगैरह हो जाती है तो उसका जिम्मेदार ज़्यादातर औरत को ही ठहराया जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट फैमिली ऑनर, इसको बोला जाता है जैसे कि ऑनर किलिंग, फेलियर टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। अब जिस तरह अगर एसिड अटैक देखा जाता है कि अगर किसी लड़की ने किसी से रिश्ते से इनकार कर दिया तो उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया जाता है। कम्युनिटी लेवल पे इसके कॉजेस में आ सकता है स्कूल, वर्क प्लेस, नेबरहुड पे कोई ऐसी बातें हो रही हैं या नेबर इंटरवेंशन हो रही है, मतलब आपके नेबर्स पे ऐसे लोग हैं जो कि जेंडर वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर उनका असर आप पे भी होगा। कम्युनिटी का रिएक्शन, पॉवर्टी एंड रेजिडेंशियल एरिया जिसमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आ जाती है। पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन वुमेन बिकमिंग डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर औरत को जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जा रहा। अब एक घर में दो इंसान है, मियाँ है, बीवी है और उनके 3-4 बच्चे हैं। अब एक इंसान सारे घर को कमा के दे रहा है तो गुजारा जो है वो आजकल के मुश्किल दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी महंगाई के दौर में। तो अगर अपनी बीवी को वो काम नहीं करने दे रहा उसका शोहर, तो फिर क्या है, पॉवर्टी ही आएगी और फिर उसका जिम्मेदार भी उसी को ठहराएगा। हमारे पाकिस्तान में देयर आर 51% वुमेन एंड 49% मैन। तो अगर औरतें कम काम करेंगी तो फिर पॉवर्टी ही आएगी ना। उसके बाद सोसाइटी लेवल पे जो इसके कॉजेज आ सकते हैं उसमें कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, जेंडर रोल्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मैन हैविंग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर। सारी जो घर की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर है वो मैन के पास ही होती है, सिर्फ घर ही की नहीं, हमारे मुल्क की भी और ऑफिस वगैरह की भी। उसके बाद आइडियोलॉजीज ऑफ मेल सेक्सुअल एंटाइटलमेंट, मैरिटल रेप, सोशल ब्रेक डाउन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस पे कौन कौन सी थेरीज एप्लीकेबल हो सकती हैं? उसमें सबसे पहले आती है कल्चरल ट्रांसमिशन थेरी। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज कॉमन एंड इज इन मोशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, तो इसमें कल्चरल ट्रांसमिशन थेरी है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी मीन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लो होता है तो वहाँ पे ये जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़्यादा होता है। उसके बाद सोशल कंट्रोल थेरी, हाउ मच अ पर्सन इज अंडर कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, रिलीजियस प्रेशर टू कमिट अ क्राइम। उसके बाद सोशल लर्निंग थेरी, यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर पीयर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये सोशल लर्निंग थेरी भी इसमें आ सकती है। उसके बाद है रेशनल चॉइस थेरी, मोर चांसेस ऑफ क्राइम इफ अ वुमन इज डिपेंडेंट ऑन मैन बट इफ शी इज इंडिपेंडेंट लेस चांसेस ऑफ क्राइम। क्या है कि अगर तो औरत जो है वो मर्द पे डिपेंडेंट होगी तो मर्द को पता होगा इसको मैं जो भी कहूँगा ये कहीं जा नहीं सकती, तो इसलिए अगर वुमेन डिपेंडेंट होगी मैन पे तो क्राइम के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो उसके ऊपर वायलेंस के चांसेस कम होंगे। रेमेडीज इसमें क्या क्या आ सकती हैं? फाइंडिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी में औरतों की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाए। मेक वुमेन पार्ट ऑफ सोसाइटी, एम्पावर देम सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक। सपोर्ट प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जाए जो कि औरत को इंडिपेंडेंट बनाए। इंक्रीज अवेयरनेस इंक्रीज की जाए इस बारे में। फैमिली काउंसिल सेंटर्स बनाए जाएँ। रोल ऑफ मीडिया, इसमें मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स, स्कूल बेस्ड मतलब स्कूल में ही बच्चों को इसके बारे में आगाह करना चाहिए ताकि उनको छोटी उम्र से पता हो। उसके बाद कंबाइनिंग माइक्रो फाइनेंस विद जेंडर इक्वालिटी ट्रेनिंग। माइक्रो फाइनेंस मतलब औरतों को छोटे छोटे कारोबार के लिए उन्हें लोन देने चाहिए इस तरह, और जेंडर इक्वालिटी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उनकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।